नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। सवाल यह उठता है कि जातीय जनगणना का क्रेडिट किसे, कांग्रेस, मंडलवादी पार्टियां या बीजेपी को? जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जैसे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की, उसके बाद कई सारी पार्टियों ने अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। इसमें कांग्रेस कहीं नहीं पीछे थी। राहुल गांधी का साफ कहना था कि यह हमारे दबाव की वजह से हुआ है। अगर आप तेजस्वी यादव को सुने तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि यह समाजवादियों की जीत है, हमने दबाव डाला इसलिए बीजेपी ऐसा करने को मजबूर हुई। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि 1996-97 में मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने इसकी पेशकश की थी, इसकी मांग की थी, लेकिन 2001 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। पर तेजस्वी यादव ये कहना भूल गए या ये बताना भूल गए कि 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, उनके पिता की मदद से सरकार चल रही थी, फिर भी जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं हो पाई? मंत्रिमंडल ने इसको पास क्यों नहीं कराया? दरअसल इसकी भी कहानी है कि हुआ क्या था, कांग्रेस ही दो धड़े में कैसे बट गया था। और अगर हम पिछले दिनों को याद करें, अहमदाबाद के अधिवेशन को, तो उसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि कांग्रेस दलित, मुसलमान और ब्राह्मण पर ध्यान देती रह गई और ओबीसी उसके हाथ से निकल गए। राहुल गांधी की कांग्रेस जिस तरीके से अपने भूत को पीछे छोड़ ओबीसी राजनीति का सहारा लेना शुरू किया था, कल नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही झटके में उस सहारे को वाकई छीन लिया। यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे क्योंकि मैंने खुद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था और उस समय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुझे बताया था कि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और बेंगलुरु में यह बात उठी थी कि क्यों नहीं एक रिजोल्यूशन पास किया जाए और यह कहा जाए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना पूरे देश में कराएंगे। संजय झा ने हमें बताया कि इस मसले पर कांग्रेस विड्रॉ कर गई क्योंकि ममता बनर्जी का विरोध था और ममता बनर्जी का विरोध था तो कांग्रेस विड्रॉ कर गई। कहा यह जाता है कि शरद पवार भी विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऐसा हो रहा था, जेडीयू इसकी मांग कर रही थी, तो कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद भी चले गए और लालू प्रसाद भी इस मांग से पीछे हट गए। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि पब्लिक के सामने क्रेडिट लेने की होड़ जिस तरीके से इन पार्टियों में मची हुई है, क्या वाकई ये इसके हकदार हैं या इसका हकदार कोई एक पार्टी है तो जेडीयू है और उसके बाद बीजेपी है? डबल इंजन की सरकार है। इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या हुआ था इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, दरअसल इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, जातीय जनगणना की बात कर बीजेपी ने इसको पास करा, क्या पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है? उम्मीद तो यह की जा रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कोई स्ट्राइक करेगी, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष पर ही पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दिया। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि बिहार के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया है कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल हो, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही है, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिएगा तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें इनकी क्या भूमिका रही है। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की, मुंबई की मीटिंग में स्ट्रांगली नीतीश कुमार जी ने रखा और हम सब ने, हमारी पार्टी ने रखा। अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया उसका।
उस विरोध के वजह से वो नहीं आया एजेंडा में, और कांग्रेस भी बैकआउट कर गई इस बात से उस दिन। बात समझ रहे हैं आप, पुरानी बात नहीं है। तो कुछ लोगों का अगर नाम डिस्क्लोज नहीं, वो करना ठीक नहीं लगता ठीक है नहीं कि- लगता, पर कांग्रेस भी बैकआउट कर गई। ऑब्वियसली नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि एजेंडा में डालिए, हम लोग कह रहे थे एजेंडा में डालिए इसको, कि हम लोग की सरकार आएगी तो जातीय गणना करेंगे, लेकिन बैकआउट कर गए। पर अभी तो राहुल गांधी बार बार खड़े हाँ, होकर आप काहे कहते नहीं हैं बोले? कि वो कुछ भी जातीय बोल सकते हैं। जनगणना के नाम पे हम वो- कुछ भी सहने को तैयार हैं, आप इंसल्ट करिए, आप सॉरी मत बोलिए, सब हमको बर्दाश्त है, सारा लेकिन हम जातीय जनगणना करा के पॉलिटिकल रहेंगे। गिमिक एक चीज है, इतिहास है ना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का गूगल करके स्पीच निकाल लीजिए, नेहरू जी की चिट्ठी भी नेहरू जी की चिट्ठी है, राजीव गांधी जी का स्पीच निकालिए। मंडल कमीशन लगने के बाद उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष थे ना, एज ए एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका क्या भाषण, उन्होंने ही कहा था ना आरक्षण देंगे तो बुद्धू लोग आएगा, उनका इंटरव्यू है, लंबा स्पीच है। इतने दिन सरकार में है तो कितने लोगों को बैठा करके कहाँ रखे हुए थे। अरे ऐसे ही अपना कुछ बोलते रहता है। मैंने कहा ना, एक स्टेट किया है, जिस जातीय गणना की बात कर रहे हैं, एक स्टेट और एक नेता, वो बिल्कुल इसमें कोई नीतीश कुमार जी ने किया है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि जातीय जनगणना इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए आपने महागठबंधन छोड़ दिया। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो था। नहीं चलने वाला है। आप तो कहते चारे को जाति है, ये जातीय द्वेष फैलेगा, भाजपा ने कहते थे। उल्टी भी किया, उल्टी खाना पड़ा ना, तेजस्वी जी के लकीर पर आना पड़ा ना। कैबिनेट से डिसीजन लिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन हम डिसीजन में खाली रहने नहीं दिया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की पार्टी का क्या वजूद है जी? जाति गणना के सवाल पर जब हम लोगों ने बिहार में कराया तो तेजस्वी जी का संकल्प था, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लोग जानता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, भाजपा का मंत्री जाकर उलट पुलट बयान दे दिया था। निकलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा हम नहीं कराना चाहते देश से। बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग हाई कोर्ट तक गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना, भारत सरकार के वकील ना उतरे थे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं हो जाती गणना। ये सारे दस्तावेज हैं। अरे हमारे क्रेडिट, हमारे संघर्ष का प्रतिफल है। महागठबंधन ने इसको पूरा समर्थन दिया। ये देखिए किस तरीके के तेवर शक्ति यादव के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको सुना है, मैंने खुद इंटरव्यू किया था संजय झा का। संजय झा क्या कह रहे थे, और अगर ये पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जरूर इसी प्रोग्राम में आपको वो क्लिप भी दिखाई पड़ेगा, और आप देख पाएंगे कि संजय झा से मेरी उस समय अगस्त 2024 में जो बातचीत हुई थी, कितने गंभीर आरोप संजय झा ने लगाए थे। और संजय झा ने ये कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस में एक बड़ा रीजन ये भी था कि लालू प्रसाद यादव जातीय जनगणना के नाम पर कांग्रेस के साथ चले गए, लालू प्रसाद ने विड्रॉ कर लिया और इसलिए हमारी एक नहीं चली। सवाल ये उठता है कि अब जातीय जनगणना की घोषणा मोदी सरकार द्वारा किए जाने के बाद इसका फायदा किसको मिलेगा? आरजेडी क्रेडिट लेना चाह रही है, क्या आरजेडी को जनता फायदा पहुंचाएगी, क्रेडिट देगी, मानेगी कि आरजेडी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में बीजेपी को करना पड़ा है? या पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए जनता यह मानेगी कि जिसने दिया उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए और क्रेडिट के हकदार बीजेपी है, और नीतीश ने पूरे देश को रास्ता दिखाया कि किस तरीके से जातीय जनगणना किया जा सकता है? क्या कुछ है ये हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संतोष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञान रंजन जी, शंभुनाथ चौधरी जी, दोनों मेहमानों का वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शंभुनाथ चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। इस क्रेडिट लेने की होड़ में आपको कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? लोग को तो यह लग रहा था कि पता नहीं किस तरह की स्ट्राइक मोदी करेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन मोदी ने विपक्ष पे ही पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद से पूरा डिस्कोर्स ऐसा कल से चेंज हुआ है।
वैसे ठीक है, लड़ाई की भी बात चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में जातीय जनगणना लाने का मकसद क्या दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ बीजेपी मजबूर हुई है, या आपको लगता है बीजेपी ने एक ही मौके से विपक्ष के तर्कस से सबसे बड़ा हथियार छीन लिया? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, ऐसे तो आप अगर देखेंगे तो विपक्ष की नैतिक जीत हुई है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी हाल के दिनों में या पिछले चुनाव के समय से सबसे मुखर तरीके से अगर जातीय जनगणना पे कोई बात कर रहा था तो वो राहुल गांधी कर रहे थे, और इससे कतई इनकार नहीं है। राज्य में ये जो डिस्कोर्स का विषय बना या डिस्कोर्स इस पे जो शुरू हुआ, इससे पहले ठीक है, जातीय जनगणना की बातें जो है, इसकी आवाज तब से उठती रही है, बल्कि आजादी के बाद से भी तब से बात उठती रही, और तमाम काका कालेलकर आयोग बना नेहरू जी के समय में, उसने भी जातीय जनगणना की सिफारिश की थी कि जातीय जनगणना जातिवार आधार पर होनी चाहिए। मंडल आयोग ने भी ये बात कही थी। अब हाल के दिनों में ये ठीक बात है कि कांग्रेस खुद जब शासन में थी तब उसने इसको खारिज कर दिया था। 2011 में भी सवाल उठा था, लेकिन कांग्रेस में ही प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम जो है वो खासतौर पर इसकी मुखालफत करते रहे, ये हो नहीं पाया। अब जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इसे एक मुद्दे के तौर पर वो राहुल गांधी लेकर सामने आए थे। दूसरी बात कि बीजेपी ने ये जरूर है, एक बड़ा दांव खेला है, और विपक्ष के पास जो सवाल था जिसपे लगता था कि वो बीजेपी को घुटनों पर ला देगी चुनाव के वक्त, तो बीजेपी ने बहुत आश्चर्यजनक, बहुत विस्मयकारी फैसला है, और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट इस तरीके का फैसला लेगी। अप्रत्याशित फैसला जरूर है, क्योंकि संघ की ओर से भी जातीय जनगणना का विरोध होता रहा। खुद नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू का क्लिप जो है वो चल रहा है कि जातीय जनगणना की बात कहने वालों को अर्बन नक्सल कह रहे थे कि भैया अगर अर्बन नक्सल की सोच का प्रतिबिंब है अगर जो इस तरीके की बात करते हैं। तो अब देखिए, पलट तो गए हैं नरेंद्र मोदी। अब चाहे राजनीतिक मजबूरी हो कि देश का जो दबाव है इस वक्त नहीं, शंभुनाथ चौधरी जी, जितनी बड़ी पलटी कांग्रेस ने मारी है उतनी बड़ी पलटी क्या बीजेपी ने मारी है? मेरा एक सवाल है, कहीं भी औपचारिक तौर पर बीजेपी ने कभी भी आरक्षण का विरोध किया है क्या? जहां तक संघ का सवाल है तो मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, अभी और भी मेहमान हैं। आपको मालूम होगा केरल में संघ की समन्वय बैठक होने वाली थी, और उस समन्वय बैठक से पहले संघ के जो प्रवक्ता हैं सुनील अंबेकर ने कह दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, यह सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। सवाल यह उठता है कि आज तक कभी भी बीजेपी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। जातीय जनगणना का मकसद आरक्षण ही है। ऐसे में कांग्रेस जो 2023 से राग अलाप रही है, कांग्रेस के बारे में लोग कैसे भूल जाएंगे कि 90 मिनट तक राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता हैं, उन्होंने संसद के पटल पे जोरदार विरोध किया। आपने कालेलकर रिपोर्ट की बात की, उसको कब तक डोल ड्रम में रखा गया, कब तक उसको सामने आने नहीं दिया गया। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पीठ जरूर थपथपा रही है, पर इसी कांग्रेस पर आरोप लगेगा ना कि अरे आपकी जब सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, आपने जातीय जनगणना कराने की बात आप कहते हैं, लेकिन आप इसको प्रकाशित क्यों नहीं कर पाए? कहा यह जाता है 46 लाख ऐसी जातियां ये चुन लिए, इनको इनके डेटा में इतने सारे लूप होल्स थे कि ये खुद नहीं कर पाए, और कांग्रेस दो धड़े में बट गई थी। मैं चाहूंगा डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी इस बारे में बात करें कि अगर क्रेडिट लेने की बात हो तो आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई पड़ेगी? जी पंकज जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हमारे साथी शंभुनाथ जी, ज्ञान रंजन जी और संतोष जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट या डिस्क्रेडिट की बात तो तय करेगी जनता, और वास्तविकता ये है कि इस देश में बहुत सारी, देखिए आजादी के बाद वास्तव में एक ही पार्टी थी कांग्रेस,
जो अच्छा या बुरा किया वो उन्होंने ही किया। अब उनमें से किन अच्छाइयों को लेके आगे बढ़ पाए, वो किन अच्छाइयों को नहीं ले पाए, किन बुराइयों को बो करके चले गए इस देश में, ये जनता हमेशा देखती है, इसकी समीक्षा होती रहेगी, अभी तक होती है, आगे भी होगी। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, इस देश में जीएसटी की बात लेकर के कौन आया था? कांग्रेस आई थी। उसको लागू किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। क्या उसका कोई क्रेडिट कांग्रेस को मिला? कभी भी जीएसटी की बात क्या बीजेपी ने की थी? सरकार में वो थे, उन्होंने प्रपोजल दिया और उसके बाद वो चीजें लागू हुई। कब? जब मोदी सरकार आई और उन्होंने तय किया कि इसको लागू करना है। और उसी जीएसटी को, जिसका प्रपोजल, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय की गई थी, उसको राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कह के घूमते हैं पूरे देश में। इससे पता चल सकता है और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस चीज का एक फॉर्मुलेशन करने की बात, जिसको डिफाइन करने की बात, जिसका एक कंसेप्चुअलाइज करने की बात कांग्रेस और उनकी लीडरशिप ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक इकोनॉमिस्ट ने किया, बड़े इकोनॉमिस्ट ने, जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंट भी सम्मान देते थे, उसको आज गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। सोचिए कितना, आपने जो शब्द प्रयोग किया, डोलड्रम कांग्रेस की लीडरशिप में रही। इसी तरह से आप देखिए आधार की पूरी परिकल्पना, पूरा बनाना नंदन नीलकेणी को लेकर के कांग्रेस ने किया और उसका सदुपयोग किसने किया? और कई बार तो लगता है जैसे कि बीजेपी लेके आई है, मोदी लेकर के आए, इस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब उसको लागू किया और उसके आधार पर डायरेक्ट टू होम चीजें की गई, डीबीटी किए गए और किसानों को उनके सम्मान राशि दी जा रही है, राशन को उससे जोड़ा गया, इनकम टैक्स को जोड़ने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? यही कांग्रेस और इनके वकील। और पूरे देश में माहौल यह है आज की डेट में कि बहुत कम लोग जानते हैं नई पीढ़ी में कि आधार लेके आने वाले कांग्रेस के लोग हैं, और लेकर आए भी होंगे तो पूरी क्रेडिट किसको मिलती है? उसके उपयोग की, उसके सदुपयोग की, और भ्रष्टाचार को दूर करने में उसके उपयोग की, वो बीजेपी को मिलती है, नरेंद्र मोदी सरकार को। सिमिलरली पंकज जी, ये याद रखिएगा कि जैसा कहा शंभुनाथ जी ने, इस चीज को लेकर के लड़ाई करते सड़क पर पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और उनके लीडर राहुल गांधी जी दिखाई दिए, लेकिन इसको समेकित रूप से, हॉलिस्टिक ढंग से एक पूरी पॉलिसी और एक स्ट्रक्चर के तौर पर लेके आने, और अगर इसको लागू करके, जैसा सुप्रीम कोर्ट में कई बार आरक्षण की सीमा को लेकर के विवाद जब गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पर एक प्रॉपर स्टडीज लेकर आप नहीं आएंगे, हम इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो अब उसको स्ट्रक्चर ढंग से करवाने का, जो कि ये सेंसस के साथ ही हो सकता है, जो बिहार में शुरुआत हुई थी, नीतीश जी ने की थी, वो एक सर्वे था और उसका उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं था और उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका केवल सिंबॉलिक महत्व था, पॉलिटिकल महत्व था, और वो माना जाता है कि प्रॉपरली डेटा बेस्ड भी नहीं था, लेकिन वो एक पहल के तौर पर देखा जाएगा। और इतिहास में जेडीयू ने इस पर पहला फॉर्मल स्टेप लिया, ये माना जाएगा, इसको कोई नकार नहीं बिल्कुल सकता। पहली डॉक्टर साहब, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने अपना एक इंटरव्यू का क्लिप भी दिखाया। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, बिहार की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। 24 अगस्त 2024 का दिन था, मैंने संजय झा का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा क्योंकि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, उन्होंने संयोजक नहीं बनाया। तो दरअसल राजनीतिक जीव हैं, सही बात तो कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट वजहों में एक वजह यह भी था कि जातीय जनगणना पर कांग्रेस विड्रॉ कर गई। हम चाहते थे रिजोल्यूशन पास हो, कांग्रेस विड्रॉ कर गई। ममता बनर्जी का दबाव था, शरद पवार का भी दबाव था, और विड्रॉ करने की वजह से लालू प्रसाद भी कांग्रेस के साथ चले गए। अब मैं संतोष जी आपसे पूछना चाहता हूं, हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को हार्दिक बधाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है हार्दिक बधाई के असली पात्र नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया? जेडीयू सीना तान के कह रही है कि 94 में ही नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था जातीय जनगणना कराइए।
अब बड़ा सवाल ये उठता है, जो नीतीश ने सोचा वो मोदी ने किया, क्रेडिट के हकदार यही दोनों हैं या क्रेडिट के हकदार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, जिनके दबाव में डबल इंजन की सरकार को ऐसा करना पड़ा? देखिए, क्रेडिट सही बोले दुकान जी, जनता देगी क्रेडिट। लेकिन एक बात तो है कि जिस संघ का जन्म ही इसी इशूज को लेकर हुआ था, धर्म को लेकर, वह किस तरीके से इस देश में चीजें चलनी चाहिए। 100 साल पूरा हो रहा है संघ। इस संघ के गर्भ से निकले हुए नरेंद्र मोदी ने उस सियासत पर मोहर लगाई है जिस सियासत के खिलाफ संघ शुरुआती दिनों से लड़ता है। बयान क्या दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी भी वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी। बिहार में भी जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे तब हुआ जब वो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए, जबकि इसको लेकर कई बार उन्होंने मुहिम शुरू की, लेकिन वो सारी मुहिम कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर के जो लीडरशिप था उसका दबाव आ जाता था और उसके बाद वो ठंडे बचते। ये तो है कि अगर क्रेडिट की बात होगी तो 25 वर्षों से बिहार के शासन में नीतीश कुमार रहे, लाए तब जब आरजेडी उनके साथ, बीजेपी के साथ तो कभी उसकी चर्चा भी नहीं की। तो संजय झा के इंटरव्यू का क्या मतलब है आप बेहतर समझ सकते। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, देखिए शतरंज के खेल में जब आमने सामने खेल होता है, अगर सामने खेलने वाला तेज खेलने वाला है, जो सामने दूसरा खिलाड़ी है वो कोशिश करता है कि हम धीरे धीरे चालते, उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, या उसका जो चीजों को देखने का नजरिया है वो उत्तेजित हो जाए। अरे इतना समय क्यों लगा रहे हैं भाई, जल्द परेशान करिए। शतरंज का बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले पर अगर अमल करिए तो ये बात तय है कि देश के सामने में राहुल गांधी ने उस फील्ड पर नरेंद्र मोदी को ला दिया है जिस फील्ड से संघ और बीजेपी दशकों से, शुरुआती दौर से ही किलोमीटर दूरी बनाकर रखे। यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान में हो, भले वो पर्दे के पीछे जाति के आधार पर ही टिकट बांटते थे, लेकिन वहां उनकी सरकार धर्म पर ही है, हिंदुत्व पर ही है। अब वहां वो किस तरीके से बात करें। ठीक है, जातिगत जनगणना का लाभ उनको बिहार में मिल सकता है, लेकिन बिहार में जाति आधारित जो राजनीति है वो इतनी दूर तलक चली गई है और इतना खंड खंड हो चुका है कि अब नीतीश के बस में भी बीजेपी को तो बात ही छोड़ दी। क्योंकि जब दलित महादलित हमारे यहाँ हो गया, पिछड़ा जब अति पिछड़ा में चला गया, अब अति पिछड़ा की हर जाति अपनी आइडेंटिटी गांधी मैदान में आकर साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि भाई हमको सीट दीजिए। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या कहावत है कि घी का घड़ा आप उड़ेल दी। तो नीतीश कुमार उस जातीय सर्वेक्षण के माध्यम से घी का घड़ा उड़ेल दिए हैं। अब सब अपने अपने हिस्से का बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिहार में भी अब वही होगा। अब हर समाज के लोग आप देख रहे हैं, खान समाज का लोग, पापी समाज का लोग, बदमा समाज का लोग, चौरसिया, मतलब जितने तरह के अति पिछड़े कास्ट है वो कई और सब कास्ट को जोड़ते हुए एक अलग तरीके का दबाव पॉलिटिकल पार्टी को बनाना शुरू कर दिया। इसलिए ना प्रशांत किशोर इतना बड़ा विचार के लेके आए, गांधी मैदान भरना तो दूर का खुशी नहीं पड़ा। एक मान समाज का एक नेता जिसका कोई पॉलिटिकल कोई उस तरीके का ये नहीं था, आया गांधी मैदान पर। ये चीजें बिहार में अब बहुत मुश्किल होगा इन बातों को आगे बढ़ाना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसका रिपरकशन भी बहुत तगड़ा होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो है ना कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने, ज्ञान रंजन जी इस पर प्रकाश डालेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी बड़े जोरदार तरीके से कहती है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया ना। नीट में 27% आरक्षण देने का काम भी मोदी ने ही किया। जहां तक जिस आरएसएस पे ये ब्लेम लगता है, वो आरएसएस भी समय को देखते हुए इस तरीके से बदली कि उसके प्रवक्ता कहने लगे कि जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं। और केरल की मीटिंग समन्वय बैठक से पहले उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा हम जातीय जनगणना के विरोधी नहीं। पर सवाल ये उठता है कि जो समय सर्जिकल स्ट्राइक का था, जो समय एरियल स्ट्राइक का था, जो समय फुल फ्लेजेड वॉर का है, देश में गुस्सा है, उसमें उस समय के बीच
ये विपक्ष पर स्ट्राइक करने का मतलब क्या नजर आता है ज्ञान रंजन जी? अभी करने की जरूरत क्या थी? आपको क्या समझ में आता है? और दूसरी बड़ी बात कि क्या इस ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया और अपना हथियार बना लिया? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो 22 तारीख के बाद से जो देश का माहौल था, वो माहौल सीधे तौर पर देश के आम जन, एक एक व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो स्ट्राइक की बात कर रहे थे, उस स्ट्राइक के बीच में वहां उन्होंने सेना को गो अहेड तो कह दिया 2 दिन पहले। मंगलवार को सेना के साथ बैठक, सेना प्रमुखों के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री ने अपने बड़े कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री के साथ बैठक करके उन्होंने गो अहेड तो कर दिया कि जाओ जो करना है सेना करे। लेकिन इस बीच दूसरे ही दिन जब 3 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, हो रही है, दिल्ली में हुई, और इन 3 महत्वपूर्ण बैठक के बाद जो रेल मंत्री हैं वो आते हैं, वो आकर के जो स्टेटमेंट देते हैं कैबिनेट का कि जातीय जनगणना सेंसस के साथ कराने का निर्णय लिया गया है। यानी सीधे तौर पर आप इसको इस रूप में समझें, आम भाषा के रूप में समझें कि मूल मुद्दे जो जिस पर देश आंदोलनरत था, जिस पर पूरे देश से एक स्वर में आवाज उठ रही थी, उससे भटकाना था। अभी अगर कोई कहे कि चुनावी मुद्दा बन सकता है, तो बिहार में भी चुनाव आने में अभी 6 महीने का समय है। अक्टूबर नवंबर में जाके बिहार में चुनाव होने हैं। अगर जातीय जनगणना का फायदा उनको दिखता है कि बिहार में मिलना है, तो ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में जो जैसा संतोष जी ने बताया, इतने विभाजन है कि उस विभाजन के बीच में ये नासूर बन जाएगा। अगर जातीय जनगणना होगी तो आप मान के चलिए कि ये भविष्य में नासूर बनेगा। और अभी समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी ओबीसी वर्ग का जो जिस तरह से प्रतिनिधित्व हुआ है पूरे जगहों पर, वो जानते हैं कि देश में आबादी सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की है, और इस वर्ग का आने से सत्ता में उसकी हिस्सेदारी बढ़ने से वो कुछ कर सकते हैं। ऐसे भी हिस्सेदारी बढ़ी हुई है, लेकिन अब वो संख्या बल को दिखा करके काम करना चाहते हैं आरक्षण में, और अपने आप को वो घुसपैठ करना चाहते हैं आरक्षण के परसेंटेज में। ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो मूल बात है, जो सवाल आपने किया कि जहां सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत थी, वहां पर विपक्षियों पर स्ट्राइक का क्या मतलब है? अब रही बात, जहां तक मैं 2-3 चीजें सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो है सो वो लगातार कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए 2023 से। तो भाई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने की क्या आवश्यकता थी 11 के सेंसस में? आप ही के प्रधानमंत्री ने उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया। लालू यादव कल ट्वीट करते हैं कि भाई मैंने तो कहा था शरद यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ, सरकार नहीं चलने दी थी, हाउस नहीं चलने दिया था, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था, और तब जाके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? 0 बटे सन्नाटा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हो रहा है कि 2029 के चुनाव से महिला आरक्षण की भी बात आ रही है, उसमें सीटों में महिलाओं को भी आरक्षण देने की बातें हो रही है। और इस बीच अगर सेंसस होता है और सेंसस में जातीय जनगणना की जो बातें की गई हैं वो सामने आती हैं, तो जो विरोध लगातार हो रहे थे क्षेत्रीय दलों के द्वारा कि महिलाओं के आरक्षण में आरक्षण की जो बातें आ रही थी, तो भाई जब आप सेंसस कराएंगे, जातीय गणना कराएंगे, स्वाभाविक तौर पर है कि महिलाओं को अगर आरक्षण मिलेगा तो जो सीटें रिजर्व होगी उसमें भी उतने % आरक्षण मिलेंगे। और ये बातें कई लोगों को नहीं पच रहा है। कल ही हमारे यहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य हैं झारखंड में, वो बयान दिए। उनके बयान को अगर आप सुनेंगे तो उसमें इन चीजों की बू आती है कि भाई महिला आरक्षण दे करके उसके बाद इसमें भी वो कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। और लगातार जो चीजें आ रही है, तो अब जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में वर्तमान में जो मूल सवाल आपका था वो ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बीच में ये कौन सा स्ट्राइक है? पॉलिटिकल स्ट्राइक जो आया हुआ है। आवश्यकता अभी उसी की थी, लेकिन इस पॉलिटिकल स्ट्राइक का समझ से पड़े ये हो रहा है कि भाई ना बिहार में अभी तत्काल तुरंत चुनाव है जो कि इसका फायदा मिले, यूपी में भी अभी लेट है चुनाव में, बंगाल में भी लेट है चुनाव में, तो कहां इनको फायदा मिलेगा? यानी सीधे तौर पर आप समझे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिकल जो चीजें लगातार हो रही थी राजनीतिक दलों के द्वारा, विरोध प्रदर्शन जो पहलगाम मामले को लेकर हो, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एक ये मुद्दा छेड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा तो छेड़ा गया, लेकिन अभी भी टीवी मीडिया चैनल्स में चल तो रहे जातिगत मामले, लेकिन अभी भी पहलगाम उस पर भारी पड़ रहा है। नहीं, भारी पड़ रहा है, वो ठीक है,
भारी पड़ रहा है, वो बात सही है, लेकिन शंभुनाथ चौधरी जी, अगर जातीय जनगणना कराने में 1 साल की अवधि तो चाहिए, 1 साल का समय तो चाहिए, और इस 1 साल के समय में जिस तरह का माहौल बना रहेगा उसका असर तो बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा, बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा, और जब तक ये डेटा बाहर आएगा तब तक उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ सकेगा। तो क्या आपको यह लगता है कि अभी के पॉलिटिकल मूव का मतलब यह है कि कम से कम 3 राज्यों के चुनाव को साध लिया जाए? 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति बीजेपी का हो, बीजेपी इंश्योर करना चाहेगी, इसलिए विधायकों की संख्या जितनी ज्यादा हो, विधायक जितने ज्यादा एनडीए के होंगे, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का हो या महागठबंधन का हो, इंडिया गठबंधन का हो। तो आपको लगता है कि इस मूव के पीछे शायद यही वजह है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा एमएलएस की संख्या बढ़ाना चाहती है, राष्ट्रपति के चुनाव पर उसकी नजर है? क्योंकि आप देखिए ना, बिहार में अब एनडीए बात कर रही है 225 सीटों का, हमारा 225 सीटों का टारगेट है। पिछली बार 12,500 वोट के अंतर से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी थी, और इस बार 225 सीटों की बात कर रही है बीजेपी, जबकि इस बार नीतीश कुमार के एफिशिएंसी पे बहुत सवाल उठे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत तरह की बातें होती रही, एंटी इनकम्बेंसी होगा, ये एक अलग मुद्दा है। क्या बीजेपी को यह लगा कि नीतीश के खिलाफ माहौल है लेकिन उनको हम अनसेटल नहीं कर सकते, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में हमारे खिलाफ माहौल बन जाएगा, एंटी ओबीसी हम पेंट हो जाएंगे? पर सवाल यह उठता है कि ये अभी जरूरी लगा कि अभी ये मूव चलो, जिससे कम से कम 3 राज्यों के चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा और ये क्रेडिट भी बीजेपी के नाम जाएगा, जो बीजेपी को इन्होंने एंटी दलित, एंटी ओबीसी लगातार राहुल गांधी जो पेंट कर रहे हैं और तेलंगाना मॉडल को कोट कर रहे हैं हर जगह, क्योंकि बिहार भी गए, तेजस्वी यादव ने कहा हमने यहाँ जातिगत सर्वे कराया, उसको खारिज कर दिया राहुल गांधी ने। तो आपको लगता है कि बीजेपी को लगा कि अब हमने ऐसा नहीं किया तो कम से कम 3 राज्यों के चुनाव का जो मलाई है वो खाने से हम वंचित रह जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी के कान खड़े करने के लिए काफी था, क्योंकि 240 सीट पर सिमट गई थी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बैटल ग्राउंड जो है वो मैं पिछली बार की तरह कहूंगा कि कांग्रेस ने तैयार किया, या विपक्ष ने जो है वो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा मुखर होकर उठाया, और अब बीजेपी जो है वो बहुत आसानी से उनको क्रेडिट नहीं लेने देगी। एक बात तो ये समझ में आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि क्या बीजेपी को कितना क्रेडिट मिलेगा, 2-3 बातें हैं। पहला कि जैसे नीतीश कुमार ने शुरुआत की, जातीय सर्वेक्षण राह दिखाई, आपने भी कही बात कि देश में सबसे पहले राह किसी ने दिखाई तो नीतीश कुमार ने दिखाई। उसके बाद से 5 उपचुनाव हुए बिहार में, नीतीश कुमार को कितना फायदा मिला क्या? नहीं मिला। तो आप ये नहीं कर सकते कि हाँ बीजेपी जो है वो ये मूव लाके और सीधा सीधा बहुत बड़ा कोई ऐसा गेम उसने कर दिया कि चुनावी फायदा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा। बहुत आसानी से बीजेपी न तो विपक्षियों को लेने देगी और न विपक्ष जो है उस मुद्दे का क्रेडिट अकेले नरेंद्र मोदी के पास जाने देगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे का विरोध कर रहा होता। अगर इसके हाल के दिनों में, कम से कम हाल के दिनों में अगर विरोध कर रहा होता तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आप तो बिल्कुल जातीय जनगणना के खिलाफ थे, अब आप वोट मांगने की, वोट की दावेदारी करने आ गए। तो ऐसा होगा नहीं, जाहिर है छीना झपटी वोटों की होगी। अब इसमें कौन स्कोर करेगा और भी कुछ कई दूसरे फैक्टर आएंगे, ये बात है। आप तो कह रहे हैं कि इनकी निगाह राष्ट्रपति चुनाव पे भी है, तो हाँ मुझे लगता है कि इस बात की 2029 का चुनाव जीतने के लिए, उसकी मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए बीजेपी के लिए ये जरूरी होगा कि वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बहुत कायदे के साथ, बहुत फासले के साथ उसमें दर्ज करे। ऐसा नहीं होगा तो बीजेपी के लिए 2029 का जो चुनाव है वो उसमें मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस बात को बीजेपी के लोग समझ रहे हैं और ये तैयारी जो है, कहा जाता है, ये बात कही जाती है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और उसके एक एक कदम, एक एक डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें चुनाव का फैक्टर जो है, राजनीति का फैक्टर जो है वो बहुत प्रभावी होता है। तो आप इस बात
से कतई इनकार, अब मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसका लाभ जो है वो बीजेपी लंबे समय तक लेना चाहेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनगणना जो है, जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, 1 साल जनगणना का जो प्रोसेस है, जनगणना के साथ होनी है जातीय जनगणना, और वो 1 साल में कभी पूरी तरह नहीं हो पाएगा। अभी भी उसका जनगणना की घोषणा जो है वो आधिकारिक तौर पर कि जनगणना होगी, जातीय जनगणना की बात तो इन्होंने कही, लेकिन जो सेंसस 2021 से लटका हुआ है, पहले तो कोविड की वजह से लटका, फिर कभी नाम भी नहीं लेते थे ये कि हमको सेंसस कराना है, इस पे बिल्कुल चुप्पी थी। और कल भी जो है वो जनगणना की बात नहीं कही इन्होंने कि जनगणना की वजह से, सेंसस लंबित रहने की वजह से कितनी सारी चीजें जो है प्रभावित हो रही है, आपकी पॉलिसी, आपकी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन। जनगणना जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसपे आप आगे का रूट मैप तय करते हैं डेवलपमेंट का, तो वो आपने रोक रखा है। और अब कब तक करेंगे इसकी बात जो है वो राहुल गांधी ने उठाई कि भाई आप टाइम फ्रेम दीजिए कि कौन सा टाइम फ्रेम होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ठीक जनगणना है। का डेट अगर तय होगा, नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनगणना की बात जो है बीजेपी कर रही है, वो जातीय जनगणना पे ज्यादा फोकस है। नहीं, वो बीजेपी ने कहा मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपका पॉलिटिक्स और खासतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स को देखने का बड़ा लंबा अनुभव रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दत्तात्रेय ब्राह्मण को जातीय जनगणना कराने का श्रेय मिल सकता है क्या? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का मतलब समझिए। पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, पूरे पॉलिटिक्स की धारा को चेंज करने का अगर असल में क्रेडिट जाता है तो बीपी सिंह को जाता है। उससे पहले लोग मांग कर रहे थे, मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया, लेकिन ये देखिए अब उनका नाम लेने वाला लोग दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को अति पिछड़ा बताते हैं, वो तो कहेंगे कि भाई जातीय जनगणना हमने लागू किया, ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया, नीट में 27% आरक्षण हमने दिया, कांग्रेस तो ऐसे ही बात करती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी किसी भी तरीके से इस क्रेडिट को लेने में कामयाब हो पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग, कल भी मैं बात कर रहा था कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट से, वो कह रहे थे देख लीजिए बीपी सिंह ने किया, पर उनका नाम कहां आता है? इस नाम पे कोई फूल चढ़ाने वाला भी दिखता है क्या? पंकज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आपने राजीव गांधी का जिक्र किया, हमारे पैनलिस्ट ने भी किया कि उन्होंने किस तरह से आरक्षण वाली व्यवस्था के खिलाफ पार्लियामेंट में स्पीच दिया था और लंबा स्पीच दिया था। दूसरा, देखिए आपने दत्तात्रेय गोत्र की बात की। वास्तविकता यह है कि कहते हैं ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद पे पहली बार किसी इस ढंग के व्यक्ति को बैठाया है जो वास्तव में दलित या पिछड़ा या इस ढंग के वर्ग से आता है, जब उन्होंने खड़गे जी को बताया। अदरवाइज कांग्रेस में सभी जानते हैं कि पैदाइशी कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का ही व्यक्ति टॉप पे होगा, प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो वही होगा। जिनको बीजेपी वाले और मोदी सरकार के लोग कहते हैं कि एक परिवारवादी पार्टियां, बताइए अखिलेश जी की पार्टी में कभी कोई दलित बन सकता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा? क्या लालू जी की पार्टी में कोई बन सकता है? आज मोहन यादव भी बने हैं तो बीजेपी के कारण मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। तो ये चीजें जनता में कहीं न कहीं अंतर मन में उनके आता है। और आप कोई जनेऊ पहन लीजिए, दत्तात्रेय गोत्र बता दीजिए, लेकिन हकीकत आपकी क्या है तब पता चल जाती है जब कर्नाटका में आप आरक्षण दे देते हैं मुस्लिम नाम पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तो जो एके एंट्री कमेटी बनी थी 2014 के चुनाव में हारने के बाद, लोकसभा के चुनाव में, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि कांग्रेस के ऊपर पूरे देश में ये माहौल है कि ये मुसलमानों की पार्टी। और आज राहुल गांधी और उनके सिपा सालारों ने पूरी तरह से अपनी रणनीति से, अपनी कूटनीति से, अपनी बातों से, अपने बयानों से ये साबित किया है कि वो कमेटी की जो रिपोर्ट थी आज भी उसी लाइन पे काम कर रही है कांग्रेस। कहीं से भी भारतीय लोगों को आप देखें कि अभी आपने मुद्दा रखा पहलगांव का। पहलगांव के मुद्दे पे जो पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन आया, वो आप वो देखें, और उसके बाद दिन बीतते बीतते दूसरे दिन क्या हुआ?
तीसरे दिन क्या हुआ, चौथा दिन आते आते प्रधानमंत्री का सर जो है कलम कर दिया उन्होंने धड़ से। और जब एहसास हुआ कि ये तो हमने अपने ही पैर पे स्ट्राइक कर दिया है, तो उन्होंने वापस हटा दिया। ये जो होता है ना टुमल्टस अप्रोच, इसका पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहा जाता है कि शब्द बाण ऐसा बाण होता है कि जो चलाया जा सकता है उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो जो आपने क्रेडिट की बात कही, वो कांग्रेस ने अपने तमाम कारनामों से राहुल जी के नेतृत्व में, जब से राहुल जी टॉप लीडर बने उनके, बहुत सी चीजों के अपने किए हुए चीजों को भी गंवा दिया है। अब भविष्य में वो किस चीज को हासिल करके पॉलिटिक्स करेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। मैं एक चीज सिर्फ साफ कर दूं, जो ज्ञान रंजन जी ने सवाल उठाया कि इस समय स्ट्राइक का क्या लाभ हुआ और क्या लाभ होगा। मैं ये जानता हूं कि इस समय स्ट्राइक जो किया गया ये कास्ट की राजनीति पे और इसके जनगणना को लेकर के शायद अपने विरोधियों की चालों को, अपने विरोधियों के मुद्दों को कुंद करने की एक बड़ी चाल है। और ऐसे समय में उन्होंने कुंद किया है जिस समय वो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की स्ट्राइक करने की पाकिस्तान के खिलाफ क्षमता पे सवाल उठा रहे थे। और एक अंतिम बात कह दूं पंकज जी, ये ध्यान रखिएगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब बालाकोट के स्ट्राइक हुआ, पूरे देश की जनता जानती है कि यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेता पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे केंद्र की सरकार को। और जब स्ट्राइक हो गया तो उस पर भी सवाल उठा रहे थे। और जो लोग स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, आज कहां हैं? और स्ट्राइक करने वाले को जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लोगों ने कहा कि भाई किस तरह से हमला घुस कर किया है भारत ने, तो शर्म भी नहीं आई बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। मैं आपको बता दूं कि इस बार भी स्ट्राइक होगा और शायद ये इस तरह का एक गेम प्लान किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि पहले जो अपने विरोधी हैं राजनीतिक दल, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे थे प्रधानमंत्री पर, उनकी कैपेबिलिटी पे, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पे, पहले उनको कुंद कर दिया राजनीतिक तौर पर। अदरवाइज लोग कहते कि जो युद्ध हुआ या स्ट्राइक हुआ उसके फॉलोआउट को कम करने के लिए काम किया गया, क्योंकि जो युद्ध या जो बड़ा स्ट्राइक करने की तैयारी भारत कर रहा है उसके बाद इस ढंग के फैसले करने में लंबा समय लगता, इस बीच में चुनाव आ जाते, सारी चीजें आ जाती, तो उन्होंने ये स्ट्राइक भी किया। इससे पता चलता है उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप कि उन्होंने ये भी कर दिया और ये तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ठीक है। जिस कांग्रेस मुख्य रूप से कांग्रेस ने उनका सर कलम किया इस बीच में, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी युद्ध होगा, कोई भी कार्रवाई होगी, आप आंख मूंद कर समझ सकते हैं कि भारत का अपर हैंड होगा, भारत जीत हासिल करेगा। नहीं, ठीक उसके है। बाद ये विपक्ष जिन्होंने सर कलम किया, जिन्होंने इतनी आलोचना की, वो क्या मुंह जनता के सामने दिखाए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, आपने बता दिया ये पॉलिटिकल स्ट्राइक का टाइमिंग ये क्यों था, मकसद क्या था। पर संतोष जी ये बताइए, कांग्रेस का हाल फिलहाल का स्टैंड तो ऐसा दिख रहा था कि वो आरजेडी को चुनौती देते हुए बिहार में दिखी। राहुल गांधी ने बड़ा साफ कर दिया कि बिहार के बाद उनकी नजर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगने लगा कि ये मंडलवादी पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस दो हाथ कर लेना चाहती है, इनको अपने साथ जोड़ लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर मुसलमानों को लेकर के आत्मविश्वास बढ़ा है कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, जातीय जनगणना, उस आधार पर आरक्षण, 50% की कैपिंग को हटाओ और इस तरह की बात जो राहुल गांधी करते थे, तो क्या आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी इन मंडलवादी पार्टियों के खिलाफ ही मैदान में उतरेंगे? करने वाले हैं, चाहे अखिलेश हो या बिहार की अगर हम बात करें तेजस्वी की तो स्थिति यही है कि अभी उनका अपना घर बचाए रखना मुश्किल हो रहा है। जो राजनीति नीतीश कुमार कर दिए, यादव के अलावा कोई और दूसरी जाति को तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो स्थिति उनके पास है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि हाल के दिनों में जितने जिला अध्यक्ष को कांग्रेस ने हटाया है, सारे के सारे सवर्ण है, और जिस तरीके से पिछड़े जाति के लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं, देखिए परेशानी अब कांग्रेस, राहुल गांधी को क्या झेलना पड़ेगा देश के स्तर पर दीक्षित जी बेहतर समझ सकते हैं। हम बिहार के दृष्टिकोण से यही देख रहे हैं कि वो जो राहुल जहां स्ट्राइक कर रहा है ना, दर्द वही मोदी को हो रहा है।
अभी हाल में फिर सर्वे हुआ है, जिस मधुबनी में आकर हिंदी और इंग्लिश में बोल के चले गए, ये बिहार में नहीं चला हुआ। ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को ध्वस्त करके 5 पाकिस्तान बनाते, उसके आधार पर 6 महीने बाद जो चुनाव होना है वहां आपको क्रेडिट मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। ये बात मोदी बेहतर समझते हैं। आज भी मोदी नीतीश के बगैर यह जानते हुए कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तौर पर स्वस्थ नहीं है, हटा के चुनाव लड़ जाए तो 30 सीट भी बिहार विधानसभा का वो जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में तो बिहार की जनता ने दिखा दी ना, जिस पटना साहिब सीट से, जो पटना शहर का सीट है, आज तक कभी बीजेपी 2.5-3 लाख से कम वोट से चुनाव नहीं जीती, वहां बड़ी मुश्किल से वो चुनाव। तो बिहार देखिए, उनका जो भी सर्जिकल स्ट्राइक है जनगणना को लेकर, वो कहीं न कहीं बिहार के दृष्टिकोण से ले रहे हैं। और 5 तारीख को तो फिर आने का प्रोग्राम उनका है। वो कौन सा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वो तो बात की बात। अभी फोकस बिहार है, और बिहार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बातें मधुबनी के सभा से ही लगने लगा। अरे भाई, आप आए थे, आज तक हम उतने तनाव में नरेंद्र मोदी को मैंने कभी नहीं देखा। वहां कार्यक्रम भाई श्रद्धांजलि सभा आप दे रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा में लोग खड़ा होता है कि बैठा, आप घर बैठ जाइए, बैठ गया लोग। श्रद्धांजलि सभा के बाद भाषण देने लगे कि हम इतने इंदिरा आवास का चाबी बांटने लगे, और उसके बाद बिहार के विकास के लिए हम क्या किए, लगा ही नहीं। मोदी वो मोदी है, तारतम्य ही नहीं लगा कहीं भाषण में। भाषण देते देते एक के बार कहा क्या मित्रों, और उसके बाद शुरू हो गए कि हम जवाब, हम मुंहतोड़ जवाब दें। देखिए, वो चेहरा उनका साफ दिख रहा है सामने में बिहार। और बिहार अगर इस बार अपने तरीके से वो नहीं सेट कर पाए, तो जो राष्ट्रपति चुनाव की आप बात कर रहे हैं या बाकी जो भी राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिहार अगर अब चिराग पासवान को मैदान में कौन उतारना है? प्रशांत किशोर का मॉडल देख लिए, वो उस मॉडल का क्या हाल है? प्रशांत किशोर पर दाव लगाना आप बंद कर दिया। अब बताइए, जितनी बड़ी राशि प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हजारों गाड़ियां उसके साथ चलती है। आप उनके टेंट में जाकर देखिए क्या व्यवस्था है। कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके का एक कार्यक्रम कर देती है, उसके घर पर पहुंच जाएगा, और वो एकदम खुल्लम खुल्ला। और जदयू जैसी पार्टी ईडी को पहुंचकर आवेदन दे रहा कि देखिए इस तरीके से गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो प्रशांत मॉडल तो खत्म हो गया। अब ये दूसरा मॉडल लाए हैं कि चिराग मैदान में उतारना। देख लीजिए, अब हम आपको एक ब्रेकिंग खबर आपको बताएं। नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग आधे दर्जन से अधिक ऐसे सीनियर आईएएस अधिकारी जो नीतीश के नवरत्न हुआ करते थे, उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश करते। अभी खेला शुरू हुआ है। जहां से सोचना बंद करते हैं मोदी का, नीतीश कुमार वहां से सोचना शुरू करते हैं। यही राजनीति में फर्क है। उनको ईडी के सहारे विजय चौधरी को, ललन सिंह को, किसको किसको घेर रहे थे। आज ऐसे तमाम लोग जो पिछले 6 महीने से मोदी का इन्फॉर्मर बने हुए थे बिहार में आईएएस अधिकारी, सभी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किए करते। अब खेला अभी बिहार में बहुत कुछ बाकी। ये जो जनगणना की जो बात है ना, अभी बिहार में खेल बाकी है। 6 महीने के अंदर ये कुछ देखना पड़ेगा। इसका अंदाजा नहीं है कितना बड़ा पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जी। नहीं, ठीक है, पर देखिए, एक बात तो बहुत साफ है ना कि इस चुनाव में ज्ञान रंजन जी, नीतीश जी तो मोदी के साथ ही रहने वाले हैं ना। कोई आपको इंडिकेशन दिख रहा है कि नीतीश मोदी से अलग चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, अगर मोदी नीतीश के बगैर, मतलब भाजपा नीतीश के बगैर जीत नहीं पाएगी, तो नीतीश क्या भाजपा के बगैर जीत पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। या आरजेडी के बगैर जीत पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल। तो सवाल ये है कि हर सभा में नीतीश कुमार कहते हैं हम 2 बार गड़बड़ किए थे, अब गड़बड़ नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या गड़बड़ करने का वो सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं तो जितने साल से 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, नीतीश अगर ज्यादा कहें मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, तो मुझे तो लगता है गड़बड़ करने की राह में आगे बढ़ चुके हैं। पर क्या बात यह है कि क्या वाकई गड़बड़ नहीं करेंगे? क्योंकि उनके जितने सिपह सलार हैं वो तो प्रो बीजेपी दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान रंजन जी। और यह बात सच है कि नीतीश के लोग जरूर बिहार में कहेंगे कि यह जातीय जनगणना का रास्ता हमने दिखाया और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को मानना पड़ा और पूरे देश में इसको लागू करना पड़ा।
पंकज जी, जो बात पहले आपने कहा कि गड़बड़ नहीं करेंगे, इसकी गारंटी नीतीश कुमार भी नहीं ले सकते हैं। वो कब गड़बड़ करेंगे इसकी गारंटी वो भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो चरित्र उनका दिखाई दिया है उसमें साफ है कब पलटी मारेंगे इसका पता नीतीश कुमार को भी नहीं रहता और वो पलटी मार देते हैं। अब रही बात कि जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश ने पहल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातीय सर्वे कराया बिहार में, हालांकि वो आनन फानन में हुआ, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी थी ये भी सोचने वाली बात। अगर हम अपने गांव की ही बात करें तो वहां पता चला कि मेरा ही नाम कटा हुआ है, जबकि जमीन जायदाद मेरे नाम से वहां पर है। अब हम रहते हैं रांची में और वहां पर बगल में ही देखते हैं कि मेरे भाई जो बाहर रहते हैं वो कभी नहीं गांव में रहे थे, उनका नाम जुड़ा हुआ, उनका गणना कर लिया गया। तो ये चीजें हुई बिहार में। खैर, इन चीजों को छोड़ा जाए, लेकिन जो जातीय जनगणना की बात आई भी और जो सेंसस जो होना है उस पर अब तक डेट क्लियर नहीं हुआ कि सेंसस कब से होना, जैसा शंभू जी बता रहे थे। लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, इसमें जो संतोष जी ने कहा, जो धमा चौकड़ी मची हुई है, अंदरूनी जो कहते हैं ना भीतर ही भीतर की वार जो चल रही है, वो अपर हैंड कौन बनेगा, नीतीश कुमार रहेंगे या फिर भाजपा उनको कुछ करने जा रही है। तो ये मान के चलिए कि अब तक खुल करके लालू यादव ने अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ खुल के कुछ नहीं बोला है। और चुनाव का समय आ रहा है, जैसे जैसे आएगा, मई महीना शुरू हो गया, अक्टूबर में नोटिफिकेशन हो जाना, या हो सके अक्टूबर में चुनाव हो जाए, क्योंकि ड्यू डेट दिसंबर का है, वहां का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है। तो चुनाव होना है और उससे पहले कोई न कोई रणनीति होगी। और जो चीजें बताई जा रही, जो ब्रेकिंग खबर अभी संतोष जी ने दी है 12 अधिकारियों के बारे में, IAS अफसर के बारे में, तो ये सारे चीजें तिक्रम जो है सो वो चलेंगे अभी। और बिहार की पॉलिटिक्स पर इतने आसानी के साथ वक्तव्य जारी कर देना बड़ी मुश्किल होता है। यूपी में थोड़ा बहुत सोच समझ के आप कर लीजिएगा, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता है। जहां बात नीतीश कुमार का, तो भाई वहां दिमाग में नहीं पेट में दांत है, वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जातीय जनगणना का क्रेडिट वार जो चल रहा है, इस क्रेडिट वार में किसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अभी आकलन कर लेना बहुत मुश्किल है। और दूसरी ओर अगर आप इसको देखें तो आम पब्लिक के बीच में, पॉलिटिकल लीडर के अलावा अगर आप आम पब्लिक के बीच में जाकर के बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर के वैसी रुचि, मैं झारखंड के कह सकता हूं, झारखंड में मैंने कल घुमा, बात की, कोई रुचि लोगों में नहीं है इस चीज को लेकर के। अभी रुचि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, और वो रुचि ज्यादा दिखाई दे रही है जनता के बीच में। मोदी का जो ये स्ट्राइक है, जातीय स्ट्राइक जो है, ये स्ट्राइक इनको चुनावी फायदा कितना दिलाएगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं होता है तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन एक बात इतना तो सच है कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, उनकी पार्टी दावे से कह सकती है कि हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया। नीतीश कुमार ये बात कह सकते हैं और इसीलिए जेडीयू बहुत जोरदार तरीके से बोल रही है। सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि हर लोगों ने स्वागत किया, कांग्रेस ने भी कहा देर आए दुरुस्त आए, विरोध किसी ने नहीं किया, मामला वोटों का है। पर फिर एक बड़ा सवाल है कि जनता किसको पुरस्कृत करती है। क्रेडिट कोई भी ले, अपनी पीठ थपथपाए, पर जनता की अदालत में किसको यह माना जाएगा कि इसकी वजह से जातीय जनगणना हुआ। और जातीय जनगणना का असली मकसद तो रिजर्वेशन के कैपिंग को बढ़ाना है, और ये कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्रेडिट लेने का दौर जिस तरीके से जारी है, निश्चित तौर पर बिहार में इसका असर चुनाव पर तो पड़ेगा। शंभुनाथ चौधरी जी, ज्ञान रंजन जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की बात में शिरकत करने के लिए। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।